हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रुद्र शिक्षण में। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने एक और बात बताया था कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और उसे हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस देखा था कि जो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है वह निरक्षीय स्थिति में प्राप्त वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दोगुना होती है। या अगर हम दूसरे शब्दों में ये कहना चाहें कि निरक्षीय स्थिति में प्राप्त वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में प्राप्त वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आधी होती है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में जाते जाते हमने इन बातों पर डिस्कस कर लिया था। आज हम उन दोनों से थोड़ा सा अलग ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे कि जो ना ही अक्षीय स्थिति में हो, जो ना अक्षीय स्थिति में हो और जो ना निरक्षीय स्थिति में हो। तो हो कौन सी स्थिति में? किसी भी बिंदु पे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ना ही अक्षीय स्थिति में होगी ना ही निरक्षीय स्थिति में होगी। तो कौन सी स्थिति में होगी? किसी भी बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना होगा। ठीक है, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे ले चलते हैं आपको आपके अपने टॉपिक पे। देख लेते हैं क्या है। ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है। हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होती है। दो समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पतम अथवा न्यूनतम दूरी पर स्थित होती है, तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश की मात्रा का गुणनफल दोनों आवेशों के बीच की दूरी से करने पे प्राप्त राशि को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी दिशा क्या होती है? सदैव नेगेटिव टू पॉजिटिव, माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है। तो हमें क्या देखना है कि इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। इसी बिंदु P पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, जो कि ना ही अक्षीय स्थिति में है ना ही निरक्षीय स्थिति में। किसी भी बिंदु पे वॉट एवर दिस इज क्या है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ये ना ही निरक्षीय स्थिति में है ना ही अक्षीय स्थिति में, किसी भी बिंदु पे हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे ज्ञात कर पाएंगे? ठीक है, हम वैद्युत द्विध्रुव को जानते हैं सदिश राशि होती है। अगर हम इसको दो घटकों में वियोजित करें तो ये दो घटक में वियोजित हो जाएगा। पहले घटक की बात करो तो पी कॉस थीटा, जो कि होता क्या, क्षैतिज घटक। ये ओपी के अनुदिश, ओपी के अनुदिश है। इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 है। दूसरा क्या है, ऊर्ध्व घटक, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, जो कि क्या है, पी साइन थीटा है, जो कि क्या है, ओपी के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। इसके कारण, इस पी साइन थीटा के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, ये E2 है। तो हमें इस पी कॉस थीटा जो कि अक्ष के अनुदिश अलोंग लाइन ओपी है, और दूसरा क्या है, पी साइन थीटा जो कि क्या है, परपेंडिकुलर टू द लाइन ओपी। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? मैं ये लिखता हूं कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान ले क्या, वेक्टर E इज इक्वल टू E1 प्लस वेक्टर E2। E1 वेक्टर है ओपी कॉस थीटा के कारण, E2 है पी साइन थीटा के कारण। तो पी कॉस थीटा E1, पी साइन थीटा E2। ओके, अब हम एक चीज देखते हैं, पी कॉस थीटा है इस वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में और पी साइन थीटा निरक्षीय। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जो पी कॉस थीटा है वो क्या है, अक्षीय है, बट कैसा, ओपी के अनुदिश है, ओपी के अनुदिश है। और जो पी साइन थीटा है वो कैसा है, निरक्षीय है, अभिलंबवत है, निरक्षीय है, अभिलंबवत है, ओपी के लंबवत है। तो एक चीज और सुनिए, जो पी कॉस थीटा है ये अक्षीय है, पी साइन थीटा क्या है, निरक्षीय है। तो पी कॉस थीटा के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 है। तो आप क्या E1 कैलकुलेट करिए इसके वजह से। तो E1 की वैल्यू कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। तो 2p, p के लिए ये वाला पूरा रहेगा, 2p cos थीटा अपान r³। निरक्षीय स्थिति के लिए क्या बनेगा, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो नहीं रहेगा अभी, p साइन थीटा, निरक्षीय स्थिति है, अपान कितना,
आर क्यूब। ठीक है, अब आप गौर करिए E1 E2 दोनों एक दूसरे क्या है, अभिलंबवत है। तो जो E मिलेगा हमको, E मिलेगा वो रूट में मिलेगा। क्या होता है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, क्यों, E1 और E2 परपेंडिकुलर है। कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपान आर क्यूब पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा अपान आर क्यूब हाफ होल स्क्वायर। ओके, सो व्हाट, ये लिखा जाए, सॉरी इसको फिर से अरेंज करते हैं अच्छी तरीके से। अब एक चीज देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे है, p अपान आर क्यूब यहाँ पे भी है, p अपान आर क्यूब यहाँ पे भी है, और सबका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर निकल के आपको सीरीज दे देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर क्यूब। फिर क्या मिलेगा यहाँ से हमको, यहाँ से मिल जाएगा हमको 2 cos थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ से मिल जाएगा आपको साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, 2 cos थीटा होल स्क्वायर साइन थीटा होल स्क्वायर। फिर यहाँ से क्या मिल जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर क्यूब 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। अभी एक लाइन हम और लिख सकते हैं नीचे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर क्यूब, ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा घटा दीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर क्यूब रूट ओवर 4 में से 1 गया 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू +1। ये है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर प्राप्त वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ऐसा रिजल्ट है इसके बेस पे हम बिल्कुल दोनों स्थितियों को हम डिफाइन कर सकते हैं, अक्षीय स्थिति में भी और निरक्षीय स्थिति में। देख लेते हैं कैसे। अगर मैं अक्षीय स्थिति की बात करूँ, यहीं पे अक्षीय स्थिति में क्या होगा, थीटा की वैल्यू 0, तो थीटा की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर क्यूब 3 cos स्क्वायर 0 प्लस 1। cos 0 की वैल्यू कितना होता है 1, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर क्यूब 3 × 1 4, क्या मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 3 और 1 4, रूट में कितना है 4, और 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 2 बाहर, तो 2p अपान आर क्यूब। आपको याद होगा यही तो प्राप्त हुआ था हमें किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में हमको यही वैल्यू प्राप्त हुआ था कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये हमें अक्षीय स्थिति प्राप्त हुआ था। अभी ना अगर हम ये कहें कि निरक्षीय स्थिति की बात करना चाहें तो क्या होगा, सिर्फ ये कह दे निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे, हम यहाँ दिखा दे रहे हैं निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में अगर देखना चाहें तो थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री, सॉरी ठीक है, क्या मिलेगा बस ये वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पे रख देना है, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर क्यूब रूट ओवर 3 cos स्क्वायर 90 प्लस 1। ओके, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर क्यूब। cos 90 की वैल्यू 0 होती है हमेशा, रूट में क्या आएगा 1 का कुछ भी ले लो रूट वही मिलेगा, तो E इज इक्वल टू मिला हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर क्यूब। आपको याद होगा अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा था निरक्षीय स्थिति में क्या प्राप्त हुआ था, यही प्राप्त हुआ था, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
P/R क्यूब। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान तरीके से हमने इस रिजल्ट के बेस पे हमने देखा, पहले एक्सिस अक्षीय स्थिति में मिल गया हमको इसके बेस पे, और निरक्षीय स्थिति मिल गया हमको उसी के बेस पे। तो ये कितना आसान था। ये वो रिजल्ट था जिस रिजल्ट के बेस पे हमने अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को हमने डिफाइन किया। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने आसान शब्दों में समझाने की पूरी कोशिश किया। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। एक बार वीडियो को पॉज करके आप स्लोली देखिए, तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो पक्का आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके हाजिर होऊंगा आपके लिए। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। टिल देन, थैंक यू सो मच।